आइए आज के संकेत देख लीजिए। हाइस पर हाइस का रिकॉर्ड बनता हुआ S&P पर भी फिर से एक बार नए हाइस पर पहुंचते हुए दिखे हैं। नया रिकॉर्ड बनाया है वहां पर अमेरिकी बाजारों में भी। और SGX निफ्टी भी 17,400 के ऊपर पहली बार आपको नजर आएगा। डाउ भले ही 75 पॉइंट नीचे बंद हुआ हो, लेकिन नेस्डेक ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो रिकॉर्ड बनने का सिलसिला अमेरिकी बाजारों में बरकरार है। एक बड़ी डील एक बड़ी डील की तो सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको जानकारी दी। HDFC लाइफ और एक्साइड इंश्योरेंस की डील वो आ चुकी है, लेकिन उसके बाद एक और बड़ी डील, इंश्योरेंस सेक्टर पूरा एक्शन में है। भारतीय एक्सा को अक्वायर करने की ICICI लोम्बार्ड की जो डील थी उसको IRDAI की फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। और साथ ही ICICI लोम्बार्ड में अपनी हिस्सेदारी 51% से घटाकर 30% तक ला सकता है, इस बात को भी मिल चुकी है मंजूरी। प्राइमरी बाजार का सारा भरपूर और सटीक एक्शन और सारी खबरें आप देखते हैं जी बिजनेस पर। और जी बिजनेस आपके लिए एक और बड़ी और बेहतरीन खबर लेकर आ रहा है कि प्राइस बैंड पर सेबी के नियम बहुत जल्दी आने वाले हैं। जो प्राइस बैंड नाम मात्र के लिए रखे जाते हैं 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये के फ़र्क में, जबकि सेबी ये चाहती है कि एक प्राइस बैंड प्रॉपर हो, उसके बजाय सिर्फ नाम मात्र की खाना पूर्ति करने के लिए जो प्राइस बैंड के नियम है उस पर सेबी की पैनी नज़र है। ये भी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए जी बिजनेस की तरफ से। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ज़बरदस्त एक्शन और ढेरों खबरों पर हमारी मोहर भी लगती हुई दिखी और साथ ही कुछ और बड़ी खबरें भी हैं। इन सब पर तो चर्चा करेंगे सर, पर एक बार आज का सेटअप समझे उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स पर आपकी राय जानना चाहूँगा। जो अहम अगस्त महीने के जॉब्स डेटा का इंतजार था शुक्रवार के दिन, वो तो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखा है सर। बाजार ने 7 लाख का अनुमान लगाया था, ये तो 2.5 लाख से भी कम आते हुए दिखा है। कैसे समझें इसको और ऑफकोर्स इसके ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट को? जैसे आप समझना चाहें दी, पॉजिटिव समझना चाहें तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, और जैसे कि नेगेटिव समझना चाहें तो नेगेटिव। एक्चुअली इकोनॉमिक डेटा की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि आपको मतलब किस तरह के अर्थशास्त्री आप हैं उस तरह से आप उसका विश्लेषण कर लें। अगर आपको लगता है कि अच्छा देखना है, हाफ ग्लास फुल दिखेगा आपको, हाफ ग्लास एम्प्टी तो आधी खाली दिखेगी। हम तो सिंपल सी बात है दीप, हमेशा से जब तक कि मतलब है ना पूरी खाली ना हो जाए तब तक तो हम ये मान के चलते कि आधा तो पानी से भरा है, आधे में ऑक्सीजन भरी है, हवा भरी है कम से कम, तो हम तो पूरी भरी हुई मानते हैं। हाफ ग्लास जो एम्प्टी है उसमें भी कुछ तो भरा हुआ है, हवा तो है कम से कम, तो हम तो पॉजिटिव रहने वाले में हैं। तो हमें तो ये डेटा ठीक दिखते हैं। क्यों ठीक दिखते हैं? पहली चीज़, 7.5 लाख नौकरियाँ लगनी थी, लगी खाली 2.5 लाख। और वजह डेल्टा वेरिएंट या फिर जो भी वापस कोरोना की लहर वहाँ पर आई। अब हर रोज़ मेरे ख्याल से 1.25 लाख से ज़्यादा आंकड़े मरीजों के वहाँ पर आ रहे हैं। अमेरिका में फिर से मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब लगभग सारी बुक हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा वो डर है, और जाहिर सी बात है उस डर के बीच में नौकरियाँ कम लगी। अब देखिए, एक दिन पहले एक दूसरा आंकड़ा आपके सामने आया था, बेरोजगारी के दावों का आंकड़ा। तो बेरोजगारी के दावे सबसे लोएस्ट लेवल पर आए हैं। अब ये जो डेटा आए हैं कल के, वो है पूरे महीने के लिए, अगस्त महीने में कितनी नौकरियां लगी है। और बेरोजगारी के डेटा जो आए थे वो आए थे अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते के। तो आखिरी हफ्ते में फिर से ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी के दावे कम होते हुए दिखे, तो फिर से नौकरियां लगने का मामला ट्रैक पर आता हुआ दिख रहा है। अब आप इसे पॉजिटिव समझना चाहें तो क्या पॉजिटिव है? अगर नौकरियाँ कम लग रही है, ठीक है, भले बेस बड़ा था, 10 लाख नौकरियां लगी थी, उस लिहाज से हम उम्मीद 7.5 की कर रहे थे, 2.5 आई, तो बेस बड़ा था। लेकिन बेस बड़ा होने के बावजूद 10 से 2.5 आना कम नहीं है, अपने आप में काफ़ी कम नौकरियां लगी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो देखो, अमेरिका में फेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और जो जेरोमी पावेल साहब ने जैक्सन होल में कहा भी था कि हम सबसे ज़्यादा इस बात पर नज़र रखेंगे कि नौकरियाँ कितनी लगती है। वहाँ पर इन्फ्लेशन से ज़्यादा फोकस नौकरियों पर है, करेक्ट। तो अगर नौकरियाँ कम लगती है तो फिर स्टिमुलस पैकेज वापस लेना ही नहीं है, राइट। पैसा रहने दो सिस्टम में, लिक्विडिटी रहने दो सिस्टम में, ब्याज दरें जीरो पर रहने दो। तो जब तक कोरोना का डर है, जब तक नौकरियां कम है, तब तक बाजार नहीं गिरेंगे। अब उल्टा है, अब आप ही कहेंगे ये खराब खबरें हैं, इसमें तो गिरना चाहिए। अब ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये किस चीज़ पे गिरना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं गिरना चाहिए। बाजार क्या कर रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अमेरिका के बाजारों का निर्णय एकदम साफ है। हाँ, इस बीच में कभी अचानक से सपोज भगवान न करे 2 लाख 2.5 लाख आंकड़े आ गए एक दिन कोरोना के, एक दिन झटका लग सकता है, किसी एक दिन अचानक से बड़े आंकड़े देख के अरे क्या होगा। लेकिन वापस से 1-2 दिन के बाद बाजार अपनी रफ्तार तेजी की पकड़ लेंगे। तो एक चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले महीने 1.5 महीने से लगातार कह रहा हूँ, जब तक अमेरिका में कोरोना का डर है, जब तक नौकरियों के आंकड़े बहुत मजबूत नहीं हैं, तब तक फेड कुछ करेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। है जो चल रहा है चलने दो बस। न ब्याज दरें और घटानी है न बढ़ानी है।
न सिस्टम में लिक्विडिटी और डालनी है न हटानी है। तो मतलब वही $125 बिलियन की हर महीने की जो खरीदारी चल रही है वो चलती रहेगी, टैपरिंग थोड़ी आगे बढ़ सकती है। अच्छा, और दूसरा क्या, उनका सिस्टम कैसा है, वो ऐसा नहीं कि एक बार जो बोल दिया, आज बोला है कि दिसंबर में हम सोचेंगे, अगर आंकड़े ऐसे नहीं आए तो बोल देंगे भाई ठीक नहीं थे आंकड़े, तो हम दिसंबर नहीं मार्च तक जाएंगे। तो वो बड़े फ्लेक्सिबल है अपनी सोच में, अपने एक्शन में, और वैसे ही एक सेंट्रल बैंक को होना भी चाहिए, करेक्ट। सो इसलिए अमेरिका को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये आंकड़े कमज़ोर आए एक तरह से अच्छा है, वापस मजबूत आएंगे। और अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप इन आंकड़ों के दम पर बाजार को खराब होते देखना चाहें तो कह सकते हैं अरे भाई नौकरियां नहीं लग रही, अरे भाई फिर से कोरोना का कहर आ रहा है, अरे फिर से पता चला कि लोग खर्च करना बंद कर देंगे, घर में बंद हो जाएंगे, इकोनॉमी ठप हो जाएगी, तो बाजार खराब होने चाहिए। ये भी व्यू हो सकता है। देखिए, दोनों ही व्यू अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है। एक ही चीज़ के दो विश्लेषण होते हैं और दोनों विश्लेषण अपनी अपनी जगह सही है। अब बाजार किस तरफ देखता है वो वाली बात है। हो सकता है बाजार दूसरे वाले पर भी जाए, लेकिन मेरा सेंस है, मेरा एनालिसिस है, मेरा ये समझना है, जो कि सही या गलत है या नहीं वो आगे पता चलेगा, लेकिन मेरा ये समझना है जो फेड की माइंडसेट है, जो फेड के काम करने का तरीका है, और जो अमेरिका में अब तक होता आया है, आज इतने पैसे 0% इंटरेस्ट रेट स्टिमुलस, ये इसी वजह से है कि मार्च 2020 में कोरोना था, पीक पर था, और तब से अमेरिका के फेड ने कहा भाई कि हमने 2008 से एक ही चीज़ सीखी है कि ज़्यादातर 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का समाधान पैसा है। पैसा डालो सिस्टम में, आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। पैसा नहीं होता है तो वो एक ही प्रॉब्लम 4 गुना मल्टीप्लाई होता है। अब कोरोना के वक्त आप पैसा डालकर कोरोना तो खत्म नहीं कर सकते, वो तो दवा से ही होगा या फिर आपके जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उसको पालन करने से ही होगा, लेकिन कोरोना के साथ आने वाली नेगेटिविटी, इकोनॉमी की एक्टिविटी को लेकर, बिजनेसेस को लेकर, खर्चों को लेकर, पैसों को लेकर, वो तो कम से कम फेड पैसा डाल के दूर कर सकता है, और वही किया है। तो 2008 से जो सबसे बढ़िया सारे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने सीखा है कि कोई भी ऐसी मुसीबत आए सब मिलके पैसा डालो, इकोनॉमी को चलने दो, और वो होता दिख रहा है। और ये पैसा डालने का सिस्टम, इस तरह के डेटा आएंगे, आई डोंट नो, अगली बार डेटा बढ़िया आ जाए वापस से वो हो सकता है, लेकिन जब तक खराब डेटा है, जब तक कोरोना का डर है, तब तक बाजार में डर कम है। चिंता नहीं, कोई एक आध झटका हल्का फुल्का लग जाए, करेक्शन किसी वजह से आ सकता है। जो है हेल्दी मार्केट में लाइफ टाइम हाई रोज बना रहे हैं, तो करेक्शन के लिए कोई एक दिन आपका मूड रीज़न चाहिए, वो हो सकता है, उसमें डरिए मत। लेकिन जब तक ये दोनों प्रॉब्लम है तब तक अमेरिका के बाजार बड़े गिरेंगे नहीं, ये मानकर चलिए। हल्का फुल्का करेक्शन कभी भी किसी भी मार्केट में किसी भी वजह से और बिना वजह भी आ सकता है, लेकिन बड़ी मंदी या बड़ा डर अगर आपको है तो बिल्कुल अपने दिल से निकाल दीजिए। जी दीप। क्लियर है सर। तो चलिए, ये तो रहा एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेटा, और शायद जैसा आप कह रहे हैं कि अब स्टिमुलस कम करने की टाइमलाइन को और बढ़ा दिया जा सकता है फेड की तरफ से, उसका तो इम्पैक्ट देखेंगे सर। पर एक बार जरा भारतीय बाजारों के लिए भी इस हफ्ते का सेटअप क्या कह रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं, आज भी संकेत तो अच्छे ही हैं। छोटा हफ्ता है, फ्राइडे को छुट्टी रहेगी, तो हफ्ते के हिसाब से आपका क्या व्यू है सर? हफ्ता छोटा नहीं है दीप, हफ्ता तो पूरा ही है, वीकेंड लंबा है, थोड़ा सा एक दिन एक्स्ट्रा वहाँ मिल गया तो क्या, देखो लंबे वीकेंड का भी अपना मजा है, और स्पेशली जब फेस्टिव सीजन है, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो उसको लेकर भी लोगों की तैयारियां रहेगी। हमारे जैन लोगों का भी त्यौहार है, संवत्सरी रहेगी, तो उपवास वगैरह होते हैं, तो फेस्टिव वीकेंड है, अच्छा है, लंबा वीकेंड काफ़ी लोगों को काम आएगा। लेकिन हाँ, 4 दिन तक लगातार काम करना है, और एक तरह से हमारे नए हफ्ते की शुरुआत, नई सीरीज़ की, वीकली सीरीज़ की शुरुआत मंडे से ही होगी। लेकिन उससे पहले देखिए, बहुत मजबूत है बाजार। आप देखिए शुक्रवार की क्लोजिंग, डे हाई पर बाजार का बंद होना, लाइफ टाइम हाई पर बाजार का बंद होना, और वो भी तब जबकि आपको बताएगा अमेरिका में बड़े आंकड़े आने वाले, करेक्ट। ये ताकत दिखा रहा है बाजार की, और ये ताकत कहाँ से आ रही है समझना चाहिए। पहला, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, ट्रेंड बहुत अच्छा है। दूसरा, पिछले 7-8 दिनों में, हफ्ते भर में 6,800 करोड़ की कैश में खरीदारी की है फाइज ने, 6,000, लगभग $1 बिलियन, $900 मिलियन, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बड़े लंबे समय बाद है। तीसरा, बड़े स्टॉक्स की लीडरशिप, सब चलने के बाद थक गए तो रिलायंस ने कहा चलिए अब मैं सपोर्ट देता हूँ, ये। चौथा, टेक्निकली बाजार इतने स्ट्रॉन्ग है कि पहले सपोर्ट लेवल से ही घूम जाते हैं, पहला इंपॉर्टेंट लेवल भी नहीं आता, पहला सपोर्ट लेवल जो आता है वहीं पर खरीदारी वापस ऊपर, नीचे खुलेंगे तो 100% ऊपर जाकर बंद होंगे। ये बाजार की ताकत है। अब इसमें बहुत लोगों को कंप्लेन हो सकती है, होनी भी चाहिए कि अरे ये तो रुकी नहीं रहा, थकी नहीं रहा, और मेरे लिए ना दीप, हर वीकेंड पे ये ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, और उसके जवाब देना मेरे लिए मुश्किल भी पड़ता है। अरे कब करेक्शन आएगा, अरे कब रुकेगा,
ये तो भागे ही जा रहा है, पता नहीं कब गिरेगा तो बहुत ज़ोर से गिरेगा, मतलब पानी नहीं मांगेंगे लोग, ऐसे मरेंगे। अब ये सब चीज़ें आती है। अब ये दो वजह से आ सकती है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो लोग इन चीज़ों की बात करते हैं वो कहीं कहीं इस तेज़ी को खेल नहीं पा रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, भाग नहीं लिया है। और जब इस तेज़ी का भाग नहीं लिया है तो फिर वहाँ पर आपको हमेशा ये दिक्कत आती है। मैं सिंपल एक ही चीज़ कहता हूँ, कहाँ तक जाएंगे, कितना बढ़ेंगे, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस लेवल के बाद में आपको ये सोचना है कि टॉप बन गया, किस लेवल के बाद में आपको ये सोचना है कि मेरी पोजीशन कम करनी है, किस लेवल के बाद में आपको ये सोचना है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी एक ही चीज़ ध्यान में रखिए, जब तक 16,900 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, 16,900 गोट कर पी लीजिए इस लेवल को, जब तक 16,900 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक तो आपको सोचना भी नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। तो 16,900 तो पहला लेवल है जिसके नीचे बंद होगा तो हमें सोचना है कि टॉप बना दिया कि नहीं बना दिया, क्या पॉजिटिव ट्रेंड से न्यूट्रल ट्रेंड में आ रहे हैं, न्यूट्रल से नेगेटिव आने में और भी ज़्यादा वक्त है। इसलिए फोकस सिर्फ एक चीज़ पर कीजिए, अपनी रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी उतनी रखिए। जो 2 हफ्ते पहले आपको लेसन मिल गया ना, जब वो मुहर्रम की छुट्टी आई थी एक दिन गुरुवार को और उस दिन जोर से मामला नेक्स्ट डे खुला, अब अपने लेसन मिल चुका है कि अपनी पोजीशन लिमिट में होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर हैं। 200 पॉइंट निफ्टी 1% ही होता है, करेक्ट, 1% करेक्शन में भी, लेकिन स्टॉक्स की हालत ख़राब हो जाती है। तो आप उतना ही पोजीशन रखें जितना आप आराम से संभाल सकें और उसके बाद बने रहें, कोई टेंशन नहीं है। जब बाज़ार करेक्ट होगा, करेक्शन होगा, पर्टिकुलर लेवल के नीचे बंद होगा, सावधानी रखनी होगी, तो मैं बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जी दीप। चलिए सर, तो फिर बढ़िया एक्शन है। आज भी हम देख रहे हैं 17,400 के करीब एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आज का सेटअप समझाइए सर, और स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स को कैसे देखें, क्योंकि यूएस बाजार बंद है और आप यूजुअली कहते हैं जिस दिन यूएस बाजार बंद है हमारे ट्रेडर्स के लिए तो एक फ्री हिट वाला दिन होता है। खेलो इंडिया खेलो, लेकिन आजकल वो नहीं रहा दीप, पहले बहुत होता था ऐसा। पहले जिस दिन यूएस बंद होता था तो मजे होते थे सबके कि वहाँ ठीक है, आज तो कुछ संकेत आएंगे नहीं वहाँ से। और यूरोप को तो हम गांठते नहीं है कि भाई यूरोप में क्या हो रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ा। लेकिन आजकल डाउ फ्यूचर है तो वो पहले जैसा है ना, एकदम खुला मैदान नहीं है। हाँ। देखना तो पड़ता है, एक नज़र डाउ फ्यूचर पे रखनी पड़ती है कि वहाँ क्या चल रहा है, करेक्ट। पहले जो नहीं होता था बड़ा मजा, ठीक पहले मानो एक ज़माना था, आपको तो खैर पता ही होगा कि तब एसजीएक्स निफ्टी नहीं आता था, करेक्ट। तो तब बड़ा मज़ा आता था। तब जैसे कहते थे कि ऐसा खुलना चाहिए, वैसा खुलना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वैसा होता था। आज भी होता है आज, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉल लेना पड़ता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं एसजीएक्स निफ्टी 100, 125, 150 नीचे दिख रहा है या 50, 75 ऊपर दिख रहा है, तो हम एक कॉन्ट्रा कॉल लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इतना नीचे नहीं खुल सकता, इतना नीचे खुलेगा तो खरीदेंगे। 7 बजे हम ये बात करते हैं, 9 बजे कुछ अलग तस्वीर होती है, करेक्ट। 100 पॉइंट जो एसजीएक्स नीचे दिख रहा है वो ऊपर खुल जाता है, लेकिन उसमें बड़े गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्रेडिबिलिटी होती है आपकी दाव पर कि एसजीएक्स निफ्टी मतलब सिंगापुर में सब लोग बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं कि अगर 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है तो ऐसे ही कर रहा है क्या। लेकिन वही आपके लिए चीज़ है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं भी आपको कमेंट्री एसजीएक्स निफ्टी देख के दे दूं कि एसजीएक्स निफ्टी ये दिख रहा है, ये होगा, तो फिर आप सोचेंगे कि मेरी तरफ से क्या इनपुट है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फिर तो मैं एसजीएक्स निफ्टी देख लूँ, आपको क्यों सुनूँ, बराबर है। दूसरा तरीका ये कि फॉरगेट एसजीएक्स निफ्टी, हमारे मार्केट कैसे खुलने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हमारा अपना डेटा के बेसिस पे, हमारे अपने सेंटीमेंट के बेसिस पे, हमारे अपने सेटअप के बेसिस पे क्या एनालिसिस है वो करना चाहिए, और हम वही करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें हो सकता है कभी कभार गलत भी होगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल लेना आना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा है। तो इसलिए जो कुछ भी चल रहा है बढ़िया है। अमेरिका में छुट्टी है, अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, डाउ फ्यूचर्स हैं थोड़े बहुत, तो हाँ ये अच्छी बात है कि डाउ फ्यूचर आजकल सुस्त चल रहे हैं, 2-4-5 दिनों से उनका मूड नहीं है बहुत ज़्यादा उछल कूद करने का। तो आज भी डाउ फ्यूचर्स में देख रहा था 40-50 पॉइंट नीचे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ 100-150 पॉइंट से ज़्यादा का मूव डाउ फ्यूचर्स में किसी एक तरफ आए तो फिर थोड़ा सा हमारे बाजार उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके लिए ग्लोबल संकेत आज के लिए पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव साइड पे रखे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भले ही डाउ थोड़ा नीचे बंद हो 75 और डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट नीचे भी है, मेरे लिए अभी तक पॉजिटिव है। हांगकॉन्ग, शंघाई वगैरह सब बढ़िया हैं, एसजीएक्स निफ्टी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और नेस्डेक ने तो रिकॉर्ड बनाया है। एफआईज के संकेत पॉजिटिव से थोड़े से एक नॉच नीचे न्यूट्रल साइड पर आए हैं। घरेलू फंड्स के संकेत थोड़े ऊपर हुए पॉजिटिव साइड पर। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल ही थे शुक्रवार को भी, आज भी न्यूट्रल। सेंटीमेंट और ट्रेंड तो हमारा कभी बदला ही नहीं है, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव साइड पर। जी दीप।
बिल्कुल, तो चलिए आज के ज्यादातर संकेत या तो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, तो ये एक अच्छी बात है। लेवल्स की बात करें सर, फिर बड़े लेवल्स क्या निकल कर आते हैं? 17,200 17,250 ये पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। उसके पहले एक लेवल है जो मैं बता दूं, वो है 17,300। 25 पॉइंट नीचे आप हो जाएं शुक्रवार की क्लोजिंग से, तब तक भी आप कमजोरी फील मत कीजिए। पहला लेवल कमजोरी का तभी होगा जब आप 17,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं। जब तक आप 17,300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक तो आप किसी भी लिहाज से कमज़ोर हैं ही नहीं, पहली चीज़। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, अगर उसके नीचे गए तो आपके लिए जो लेवल बनकर आएगा वो 17,200 का 250 का बनकर आएगा, जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 17,075 17,125 ब्लाइंड बाय जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जो आपको बोलना है वो आप बोल दें, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन लेवल निकल कर आएगा। वो आने वाला है नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अब आइए ऊपर की तरफ, 17,375 17,425 ये निफ्टी पर हायर जोन है, जहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट है, वहाँ पर हम खुलने चाहिए इस रेंज में, 50 पॉइंट की रेंज में। इसको पार करने के बाद 17,450 17,500 तक की रफ्तार ले सकता है निफ्टी आपके लिए। बैंक निफ्टी 36,475 36,575, ये शुक्रवार को भी हमने यही रेंज दी थी सपोर्ट के तौर पर, एग्जैक्टली 36,575 से घुमा, आज भी वही रेंज है। इसके नीचे जाएगा नहीं, गया तो 36,200 36,350 ब्लाइंड बाय जोन है। यहाँ पर आए तो किसी के इन्विटेशन का इंतज़ार न करें, चुपचाप बिना किसी के पूछे ज़रूर खरीद लें। ऊपर कितना जा सकते हैं? 37,000 37,100 एक हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। ठीक है, उसके ऊपर 37,225 37,300 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग का लेवल, इस पर आपको करना है फोकस। ये आपके लिए सारे के सारे बड़े जोन। अब आज की रेंज भी आपको दे दूँ दीप, 17,250 17,400 दिन की छोटी रेंज है, 17,200 17,250 17,400 दिन की छोटी रेंज है, 17,200 17,450 दिन की मीडियम रेंज है, और 17,125 17,500 आज की बड़ी रेंज के तौर पर आप लेकर चले। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 36,575 37,000 छोटी रेंज, 36,475 37,100 मीडियम रेंज, और 36,350 है तीसरी वाली रेंज को 36,350 कर लें। ये 300 नहीं, 36,300, हाँ नहीं सही है, 36,350 37,300 ये दिन की बड़ी रेंज परफेक्ट है। 36,350 37,000 ये आपकी बड़ी रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी दी, बिल्कुल सर, तो ये रहे सारे अहम लेवल्स और साथ ही दिन की ट्रेडिंग रेंज। फ्राइडे के एक्शन में एफआईएस की पोजीशनिंग पीसीआर में कौन से बदलाव हुए हैं सर? एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी घटकर आई है, 68% से 65% आई है, और एफआईएस की तरफ से थोड़े से इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन बनी है शुक्रवार को। तो यानी कि हल्का सा आप कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग एफआईएस की तरफ से हुई है। पुट कॉल रेशियो घटकर आया है, 1.35 पर कंफर्टेबल है। इंडिया विक्स 2% बढ़ा है 14-54 पर, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आइए, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखने चाहिए? 17,200 डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा, और क्लोजिंग बेसिस पर 17,075 का है। जिनको क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस रख रहा है वो 17,125 का भी रख सकता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी थोड़ा और दूर का रखें, 17,075 का। कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कटेगा, ज़्यादा बढ़िया है। ये आपके लिए हो गया लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस निफ्टी पर। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस है 36,400, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी, ये इसी पर फोकस करिए। अगर जिसको छोटा रखना है 36,575 का भी रख सकते हैं, लेकिन आप मेरी राय होगी कि दूर का रखिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दूर का रखने में समझदारी है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो कायदे से होनी नहीं चाहिए, लाइफ टाइम हाई पर बाजार बंद हो रहा है, ऐसे में शॉर्ट रहने में कोई समझदारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं, जितने लॉन्ग है उतने शॉर्ट भी है मार्केट में। 17,400 अब आपका आखिरी स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, ये रखिए निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर 37,100 का हमने दिया था स्टॉप लॉस क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस पर। इंट्राडे का शुक्रवार को ट्रिगर हुआ, क्लोजिंग का नहीं हुआ। आज 37,000 का स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पर, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। जी दी, क्लियर है सर, तो ये तो रहे आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब नई पोजीशंस पर आते हैं सर, क्या करें आज? खरीदना है निफ्टी, और खरीदिए आप 17,200 17,250 की रेंज में। आइडियली ये अच्छी जगह है जहां आपको खरीदना चाहिए अगर मौका मिले तो, आए तो। 17,125 का स्टॉप लॉस है, 17,300 325 375 400 ये टारगेट है आपके लिए। 200 250 में लेना है, 150 पॉइंट ऊपर बेच देना है। दूसरा तरीका जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, खरीद लीजिए
एग्रेसिव ट्रेडर्स के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, वो है 17,200। शुक्रवार को भी 17,200 का लेवल तोड़ा नहीं है आपने, और 17,200 का लेवल वहाँ पर स्टॉप लॉस रख लीजिए और ख़रीद लीजिए। 17,375, 17,425, 17,475, 17,500 ये हैं टारगेट जिनके लिए आपको करनी है निफ्टी में ऊपर की तरफ खरीदारी। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट के लिए कोई लेवल तो है ही नहीं, कहाँ से लाएं? खुला नीला आकाश है। अंदाज से 17,500 के आसपास बेचा जा सकता है। 17,450 से मूड बनाइए, 17,500 के जितना नज़दीक बेचे उतना बढ़िया है। 17,550 का अंदाज से स्टॉप लॉस रख लीजिए। 17,400, 350, 325 और 250 तक के टारगेट के लिए। दूसरा बेहतर तरीका ये है कि आप, सिंपल सी बात है, नीचे के लेवल पे आप खरीदारी करें। अगर बेचना नहीं जानते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आपको बेचना चाहिए, नीचे के लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं, वो भी सिंपल है। दोनों चीज़ है आपके लिए, सिंपल सी बात है जी। तो ये होगी आपकी निफ्टी पर खरीदने और बेचने दोनों की रेंज। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,475, 36,575, ये है वो रेंज जहाँ पर खरीदारी की राय शुक्रवार को भी दी थी, आज भी दी थी, और शुक्रवार का लो मैं बता दूँ 36,563 का है। और ये सारे लेवल्स जो मैं देता हूँ वो एक बार फिर से बता दूँ, सारे स्पॉट लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं हैं, सारे के सारे कैश लेवल हैं, स्पॉट लेवल हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ये ध्यान में रखें। ये सारे के सारे लेवल्स हैं, तो वो आपके लिए ध्यान में रखने की बात है। इस रेंज में आप खरीदिए और 36,350 का लगाइए स्टॉप लॉस। 36,750, 825, 900 और 975, ये 4 टारगेट है जिसके लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। और दूसरा तरीका जो है, जो मुझे पसंद है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय, स्टॉप लॉस 36,425 का लगाइए और ख़रीद लीजिए 36,900, 975, 37,100, 37,225, 37,300 और 37,450 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी चाहिए खरीदारी। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट कहाँ करें? एक अच्छी जगह दिख रही है शॉर्ट करने की, वहाँ पर चांस लेना चाहिए, और वो है 37,100 से 37,300 की रेंज। 37,100, 150 के आसपास शुरुआत कर सकते हैं, 37,300 के आसपास थोड़ा और बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है, ये ध्यान में रखिएगा, रेंज बड़ी है, स्टॉप लॉस भी दूर का है, तो आप सोच समझ कर बेचें। 37,500 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि पहले कोई स्टॉप लॉस निकल कर आ नहीं रहा है। बेसिकली 37,100, 37,300 और 37,700 तीन लेवल हैं, तीनों बड़े दूर डिस्टेंस वाले लेवल्स हैं, बीच के लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं 37,500 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 37,000, 36,900, 36,825, 750 और 575, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ बिकवाली भी करनी चाहिए। तो ट्रेड जो भी ले आप सोच समझ कर लें उस हिसाब से जी। क्लियर है सर। तो चलिए, ये सारे लेवल्स आपके सामने आ गए। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी आज बाजार में है मौका, संकेत भी अच्छे दिख रहे हैं। वायदा कारोबार की बैन लिस्ट सर, इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में है और कोई बदलाव यहां पर हुए नहीं है। डेटा की बात करें सर, फंड्स का डेटा, फ्यूचर्स में बिकवाली है एफआईज की तरफ से, पर कैश में खरीदारी हुई है, कैसे देखें इसे? मेरे ख्याल से डेटा ठीक है दीप, थोड़े से हल्के से एफएनओ में प्रॉफिट बुकिंग के और बिकवाली के आंकड़े आए हैं एफआईज की तरफ से। कैश में तो देखिए दोनों ने अच्छी खरीदारी की, पिछले 7 दिनों से तो एफआईज की जो दमदार खरीदारी हो रही है आप देख ही सकते हैं। 6,800 करोड़ की कैश में खरीदारी कर चुके हैं, 770 करोड़ की कैश में खरीदारी की, उसके सामने 600 करोड़ के आसपास की, तो नेट थोड़ी स्टॉक्स में खरीदारी है। 750 करोड़ के आसपास के इंडेक्स बेचे, तो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि ऊपरी स्तर पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जो प्रॉफिट बुकिंग इंडेक्स में आई भी है वो दीप इसी वजह से हो सकती है, लाइफ टाइम हाई पर है, वीकेंड सेशन है, अमेरिका में बड़े आंकड़े आने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा सा एफआईज ने बेचा है, कोई बहुत बड़ा नहीं बेचा है, ऐसी कोई खास चिंता की बात है नहीं। सामने आप देखिए 670 करोड़ की घरेलू फंड्स की भी खरीदारी आती हुई दिखी, तो नेट आंकड़े न्यूट्रल साइड पर हैं एफआईज के, घरेलू फंड्स के पॉजिटिव साइड पर है, ये आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिखी ये आंकड़ों पर। अब आइए एफएनओ के आंकड़े। एफएनओ के आंकड़ों में देखिए दीप 17,300 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है मेक और ब्रेक के लिए आज से। 17,300 के पुट ऑप्शन पर 22 लाख शेयर हैं, 18 लाख शेयर शुक्रवार को ही जुड़े हैं। कॉल ऑप्शन पर 27 लाख शेयर हैं, 11 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से निर्णायक लेवल है 17,300। नीचे 17,200 पर इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर 17,400 पर हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। ये लेवल सिंपल है, डेटा कम है, कल हफ्ते की सीरीज़ का पहला दिन था तो बहुत ज़्यादा डेटा बने नहीं है। बैंक निफ्टी में आइए, 36,500 सपोर्ट के तौर पर है, 11 लाख शेयर है पुट में। 37,000 मेक और ब्रेक वाला लेवल है ऊपर की तरफ, 37,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 18 लाख शेयरों का। तो बड़ी तेज़ी 37,000 को पार करके बंद होने पर बनेगी, और कमज़ोरी तब आएगी जब आप 36,400 के नीचे बंद हो। तो ये 36,400 से 37,000 की रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर निकल कर आती है डेटा के लिहाज से जी।
क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। अच्छा दिन होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। और अनिल जी से तो ऑफकोर्स 9 बजे जानेंगे भी कि ओपनिंग पर आपको बनानी है कौन सी स्ट्रैटेजी। पर आइए उससे पहले एक बार नजर डाल देते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन पर भी। वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। आज नैल्को की डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, तो यहाँ पे नजर रखना है। न्यूवोको विस्तार जून तिमाही के नतीजे जो है वो ये कंपनी आज डिक्लेयर करने वाली है। विवीमेड लैब्स पूंजी जुटाने पे बोर्ड की आज बैठक होने वाली है। इसके अलावा आईपीओ जो अब बंद हो चुके हैं। विजया डायग्नोस्टिक फुल सब्सक्रिप्शन जो है 4.54 टाइम्स रहा है, हालांकि रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन है 1.09 टाइम्स रहा है। और एमी ऑर्गेनिक्स यहाँ पे कुल सब्सक्रिप्शन जो है 64.54 टाइम्स रहा है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 13.36 टाइम्स रहा है। एक नतीजा आया है और वो है राजश्री शुगर का। इसने Q1 FY22 और Q4 FY21 यानी कि मार्च क्वार्टर और जून तिमाही दोनों के नतीजे पेश किए हैं। सबसे पहले मार्च के बताओ आपको, तो मार्च में रेवेन्यूज 15% बढ़े हैं, मार्जिन जो है 11.6% से बढ़ के 15.6% पे आए हैं और मुनाफा जो है 16.4 करोड़ से बढ़ के 39.7 करोड़ पे आया है। ये साल दर साल है। और Q1 FY22 में कंपनी की रेवेन्यूज जो है वो 9.4% बढ़ी है, 105 करोड़ पे आई है। लेकिन कंपनी ने एबिटा फ्रंट पे लॉस किया है, नुकसान किया है 4.3 करोड़ का। और बॉटम लाइन पे 14.7 करोड़ का नुकसान जो है वो इस कंपनी ने किया। यानी कि मार्च तिमाही तो कंपनी के लिए अच्छी रही, लेकिन जून तिमाही जो है उसमें कंपनी ने नुकसान दर्ज किया है। ओके, तो ये है आपके लिए राजश्री शुगर्स। एक तो इसके जो नतीजे आए हैं और साथ ही कुछ अहम ट्रिगर्स और अपडेट्स भी। पर आइए देवांशी से भी जानते हैं कुछ खबरें आज की। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों पर आज नजर रखें क्योंकि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के डीमर्जर को इंश्योरेंस रेगुलेटर से मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय एक्सा के जनरल इंश्योरेंस कारोबार को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मर्ज किया जाएगा और साथ ही जो फाइनल अप्रूवल जब आता हुआ दिखेगा उसके 3 दिन के बाद ये जो मर्जर है ये इफेक्टिव माना जाएगा। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अपना जो हिस्सा है उसको कम करने के लिए भी इंश्योरेंस रेगुलेटर से मंजूरी मिल चुकी है। उनकी जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो 52% के आसपास है, उसको कम करके 30% तक लाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो इन तीनों कंपनीज पर नजर रहेगी। बारबेक्यू नेशन जी बिजनेस की खबर पर मुहर लग चुकी है। 17 अगस्त को ही आपको हमने बता दिया था कि प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करते हुए दिख रही है और आने वाले समय में ये पूंजी जुटाएगी कंपनी। और फाइनली आप देखिए प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए 1000 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 100 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। 3 फंड्स हैं जिसमें इसमें पार्टिसिपेट किया है, MIT और साथ ही मोतीलाल ओसवाल और एक और फंड है जो इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है। तो इसके चलते आज बारबेक्यू नेशन पर फोकस होगा। NMDC आयरन ओर की कीमतों में 1000 से 1160 रुपए प्रति टन की कटौती की है। कंपनी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दाम घटे हैं और इसी के चलते प्राइजेस भी कम किए गए हैं। भारत फोर्ज, यहाँ पे आप देखिए कंपनी ने अपना इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग किया है अपने EV कारोबार का। कंपनी का ये कहना है कि अपनी एक ही एंटिटी या जो एक सब्सिडरी होगी उसी में जितने भी EV का निवेश है या कारोबार है उसको लाने की कंपनी की योजना है। और इसी के चलते टोक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में अपना जो हिस्सा है वो KPL मोटर्स में ट्रांसफर करेगी कंपनी और साथ ही कल्याणी मोबिलिटी में भी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी के लिए 35 करोड़ का निवेश करती हुई दिखेगी। तो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग है लेकिन EV कारोबार को एक साथ एक ही एंटिटी में लाने की योजना कंपनी की तरफ से है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही हेल्थ केयर ग्लोबल, इन दोनों कंपनीज पर आज आपको फोकस करना होगा। खबर ये आ रही है कि कंपनी ने सब्सिडरी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड के जरिए स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज में करीब 2.28 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। ये जो टोटल हिस्सेदारी है वो 393 करोड़ में खरीदी जाएगी और इसमें कंपनी आने वाले समय में यानी कि FY23-24 तक 160 करोड़ का और भी निवेश करने की कंपनी की योजना है। कुल मिला के 80% हिस्सा उन्होंने खरीद लिया है हेल्थ केयर ग्लोबल से। लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ केयर ग्लोबल में इसमें 38.5% हिस्सा बेचा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और क्लिनिकल ट्रायल्स वाला जो कारोबार है वो यहाँ पे खरीद लिया हेल्थ केयर ग्लोबल ने। इसके चलते कंपनी टोटल मिला के 81 करोड़ का जो पेमेंट है वो करती हुई दिखेगी। तो इसके चलते हेल्थ केयर ग्लोबल और रिलायंस इंडस्ट्रीज इन दोनों पर आज नजर रहेगी। बिल्कुल, तो ढेरों खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड। आइए कुछ और खबरें हैं मानसी के पास, इनके बारे में भी जान लेते हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को चेन्नई पेट्रो से 1039 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तमिलनाडु के नागापट्टिनम के कावेरी बेसिन रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो ऑर्डर के चलते इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर नजर रखें। वहीं एम&एम फाइनेंस कंपनी के बिजनेस अपडेट अगस्त के आते हुए दिखे हैं। डिसबर्समेंट जो है उसमें 57% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, 2150 करोड़ पर डिसबर्समेंट रहे। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 95% जो जुलाई में थी अब 97% हो चुकी है। एनपीएस में सुधार है, कस्टमर कैश फ्लो में सुधार देखने को मिले हैं। सितंबर में भी एनपीए में एक सुधार की उम्मीद है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इनके भी अगस्त के मंथली अपडेट आए हैं। डिसबर्समेंट जो है सालाना आधार पर 200% ग्रो होते हुए दिखे हैं। वहीं जुलाई के कंपैरिजन में 7.3% यहां पर देखने को मिले हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक आरबीआई अप्रूवल एक कंपनी को मिला है, जिसके चलते अब फोकस में रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर सरकार को जम्मू एंड कश्मीर बैंक में हिस्सा अधिग्रहण की मंजूरी मिल चुकी है। आरबीआई से जम्मू एंड कश्मीर बैंक में हिस्सा अधिग्रहण को मंजूरी मिली है और जम्मू एंड कश्मीर सरकार प्रेफरेंशियल आधार पर बैंक में 16.76 करोड़ शेयर्स का अधिग्रहण करेगी। सरकार अब बैंक में हिस्सेदारी 74.24% तक बढ़ा पाएगी और बैंक में जम्मू एंड कश्मीर सरकार की 68.18% मौजूदा जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 74.24% हो जाएगी। बल्क डील किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में इंडिया कैपिटल फंड ने कंप्लीटली एग्जिट किया है इस कंपनी से। करीब 2.25 लाख शेयर्स इन्होंने बेचे हैं और ओपन मार्केट के जरिए बिकवाली की गई है। और गगनदीप क्रेडिट कैपिटल ने खरीदारी की है 76,984 शेयर्स की 1,407 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें और साथ ही फंड एक्शन भी। नजर रखेंगे इन सभी स्टॉक्स पर आइए एक बार नजर डाल देते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर नजर रखिएगा। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें तो एक कह रहे हैं कि एक्साइड का जो इन्होंने कारोबार खरीदा है वो लो मार्जिन बिजनेस है, लगातार वहाँ पर मार्केट शेयर घटता जा रहा है और थोड़ा सा महंगा खरीदा है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो जेफरीज ये मान रहे कि इस अधिग्रहण से कंपनी को फायदा देखने को मिलेगा। जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, माफ कीजिएगा ओवरवेट की रेटिंग दी है इन्होंने और लक्ष्य 770 रुपये का दिया है। वहीं जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए और लक्ष्य जो है 800 से बढ़ाकर 850 कर दिया। मैक्वायरी भी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 850 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी रिपोर्ट आई और कह रहे हैं कि प्रीमियम वैल्यूएशंस पर इन्होंने जो अपना कारोबार बेचा है इससे इनको फायदा देखने को मिलेगा। नोमेरा खरीदारी किराए दे रहे 223 रुपये के लक्ष्य के लिए, 190 जो शुक्रवार की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 224 रुपये के लक्ष्य के लिए और सिटी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे हैं 260 रुपये का। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर पिछले काफी दिनों से बढ़िया तेजी देखी जा रही है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2270 रुपये के लक्ष्य के लिए, हालांकि 2390 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। नोमेरा अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 2400 रुपये के लक्ष्य के लिए। एम&एम फाइनेंस यहाँ पर अगस्त महीने के लिए जो बिजनेस अपडेट्स आए इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं, इनफैक्ट थोड़ा भरोसा बढ़ा भी है। सीले से खरीदारी किराए दे रहे हैं, लक्ष्य 180 से बढ़ाकर 210 कर दिया है, 165 कल की क्लोजिंग है। और मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 200 रुपये के लक्ष्य के लिए। सिटी ने खरीदारी कराई दी 185 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि इनके जो बिजनेस अपडेट्स आए उसके मुताबिक अगर आप देखें तो कलेक्शन एफिशिएंसी में बढ़िया सुधार देखने को मिला है और डिसबर्समेंट में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। अंत में जी एंटरटेनमेंट रिपोर्ट बताऊं उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जो चैनल आप देख रहे हैं और जी एंटरटेनमेंट एक ही ग्रुप की कंपनी है। बढ़िया रिपोर्ट आई है सीएलए की तरफ से जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 306 रुपये के लक्ष्य के लिए, 176 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में अगर आप देखें तो करीब 5% की बढ़त देखने को मिली है। कैश कन्वर्जन एबिटा के मुकाबले अगर आप देखें तो काफी बढ़िया और वैल्यूएशन मौजूदा भाव के हिसाब से बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि केवल 9 के पी पर आपको स्टॉक मिल रहा है, जिसके चलते इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। ऊंचे लक्ष्य 306 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। हफ्ते का है पहला दिन और वक्त है पिक ऑफ द वीक का। पूरे हफ्ते के लिए आपको मिलेगा एक दमदार शेयर हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आप सभी को सुप्रभात। करिए शुरुआत। सिमी जी बताइए आज क्या खरीदना पड़ेगा। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज को खरीदने का सलाह होगा बीपीसीएल पर। बीपीसीएल में मुझे लगता है कि इस वीक का पिक ऑफ द वीक होना चाहिए। बीपीसीएल को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा
475 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पहला टारगेट 515, 524 और 535 से तीनों टारगेट्स के लिए बीपीसीएल को खरीदने का सलाह होगा। ओके, तो बीपीसीएल शुक्रवार को भी खरीदारी की राय आती हुई दिखी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आज सिमजी फिर से है बुलिश, यहाँ पर तेजी करने की राय। 490 के ऊपर निकलकर बंद होता हुआ कुछ बड़े ब्रेकआउट की तैयारी बीपीसीएल में होती दिख रही है। वागले साहब ने 510 और 515 के टारगेट के लिए बीटीएसटी करने की भी राय दी थी। वो टारगेट आज आने की संभावना पूरी बनेगी। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी इरादा नेक है, बट अनिल जी आज आपको सुबह सुबह देख के 1988 में अनिल जी मेरे ख्याल से आपके जमाने में एक पिक्चर आई थी कन्वर लाल अनिल जी, तो उसके हीरो थे जितेंद्र जी। तो बिल्कुल जो आज आपका हेयर स्टाइल है उस कन्वर लाल वाले हीरो से बिल्कुल अनिल जी मैच करता है। उस टाइम पर बहुत ट्रेंडिंग हुआ था ये हेयर स्टाइल। अगर आप थोड़ा सा अनिल जी मेमोरी पे थोड़ा सा ज्यादा जोर डालना पड़ेगा, बहुत पुरानी बात है। नहीं, पिक्चर आई थी ये तो पता है मेरे को, कन्वर लाल वो तो मुझे मालूम है, और उसमें एक बड़ा फेमस गाना था वो कन्वर लाल नाम है मेरा, वो मुझे ध्यान में, उतना तक ध्यान लगे, हेयर स्टाइल जितना ध्यान में ना। अच्छा ओके, चेक करता हूँ शो के बाद में। वाकई में ये इसे बंसल जी कॉम्प्लीमेंट्री समझो ना इसे। मैं नहीं बिल्कुल अनिल जी कॉम्प्लीमेंट समझे, क्योंकि अनिल जी ट्रेंडिंग था। मैंने काफी कोशिश करी थी वैसा हेयर स्टाइल करा लूं, बट अनिल जी उस जमाने में मतलब कि ये हेयर जेल वगैरह इतने एक्सपेंसिव होते थे, एक नॉर्मल मतलब कि फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस हेयर स्टाइल के लिए। कट के साथ वो जेल लगाना भी जरूरी होता था। तो बिल्कुल आपको देख के अनिल जी मेरे को कन्वर लाल की पिक्चर की याद आई, और बिल्कुल इसको कॉम्प्लीमेंट माने। और जो मेरा पिक ऑफ द वीक है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। अगर PSU स्टॉक्स में देखें तो BEL का टेक्निकल स्ट्रक्चर बेस्ट प्लेस्ड है। थोड़ी सी करेक्शन में अगर 2-3 रुपए 3-4 रुपए नीचे मिल जाए तो एकदम परफेक्ट बेट है। 189 का स्टॉप लॉस है, 220 पहला टारगेट है, 250 दूसरा टारगेट है। 200 के बाद सीधा 250, बीच में कुछ नहीं? अनिल जी 220 के बाद अनिल जी 250 का टारगेट। अनिल जी मेजर लेवल्स टूटे हैं। 2017 का मेजर लेवल टूटा है, स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आया है, तो मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगा। इस वीक में नहीं तो आने वाले समय में डेफिनेटली 250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। BPCL सिमी जी को पसंद है, BEL बंसल जी को पसंद है। दो ही बचे हैं भाई, जल्दी जल्दी ले लो, बाकी एनालिस्ट आ जाए उससे पहले। एक बचा है BML और एक बचा है भेल। जिसको लेना है ले लो। पता चला है बी से कोई भी आपके लिए बचा नहीं। हाँ, एक और वो भी तो है ना, कौन सा BDL भी है। तो जिसको जो पसंद हो बटोरते जाएं। कुणाल जी बताएं। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है। सबसे पहले डिस्क्लेमर है अनिल जी, ये जो स्टॉक है मेरे निजी पोर्टफोलियो में है। स्टॉक का नाम है अनिल जी एस्ट्रल लिमिटेड, जो कि अब F&O का हिस्सा है। एस्ट्रल में हमने देखा अनिल जी कि एक बड़ा ब्रेकआउट आया था पिछले सप्ताह, उसके बाद 2 दिन की सुस्ती रही, और मुझे लगता है कि इस सप्ताह वापस आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर 2300 का टारगेट है। 2300 के टारगेट से बाय करें, 2050 पर स्टॉप लॉस रखें। सवाल कुणाल जी, जैसा कि आपने कहा है कि जब डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्केट वायदा कारोबार में आ जाएगा उस दिन मैं बेच दूंगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यही फॉर्मूला एस्ट्रल में क्यों नहीं? एस्ट्रल भी तो F&O में है, फिर इसे क्यों नहीं बेच रहे? अनिल जी देखिए, बिल्कुल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं अनिल जी F&O में आने के बाद किस तरह की चाल रहती है। अभी तक तो अनिल जी किसी तरह की कोई चिंता नहीं बनी है, लेकिन आमतौर पर अनिल जी पहले अनुभव ये रहा है कि जो स्टॉक F&O में आते हैं उनमें फिर बहुत खेल होते हैं। तो अभी अनिल जी ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मुझे ऐसा लगा कि F&O में आने के बाद स्टॉक उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो अनिल जी पोर्टफोलियो से बाहर कर दूंगा इसको। ये बात तो सही है। इस बार अब ये पिछले 4-6 महीनों से ट्रेंड पूरा बदल गया है। F&O में आने के बाद भी स्टॉक गिरते नहीं है। पहले तो ये होता था F&O आया मतलब पिटाई शुरू। अब तो मतलब F&O में आने के बाद जैसे पंख लग जाते हैं। एक क्या वो सिद्धार्थ सेरानी साहब का IEX, जैन साहब ने भी, सेठी साहब ने, आप सब लोगों ने कई बार रिकमेंड किया। गजब, मतलब एक से एक स्टॉक दिखे PI इंडस्ट्री में। क्या नहीं चल रहा है F&O में आने। और अच्छी बात ये भी F&O बढ़िया क्वालिटी स्टॉक आ रहे हैं, पहले जैसे मतलब कचरा स्टॉक नहीं है, बढ़िया स्टॉक्स आ रहे हैं। तो वाकई में वहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बन भी रहा है। आइए जैन साहब भी तैयार हैं। जैन साहब पहले आज का पिक ऑफ द वीक बताएंगे या फ्राइडे वाला जो काम किया है वो बताएंगे आपने? फ्राइडे वाला काम को बताते हैं अनिल जी। वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, दीपांशु जी को, पूरे पैनलिस्ट को एंड एवरीवन, एंड हैप्पी टीचर्स डे आल्सो, बिलेटेड दो।
एंड मैं टीवीएस मोटर्स एफएनओ पिक के तौर पे, इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था फ्राइडे के शो में। एसपी अपैरल्स मैंने इंट्राडे पिक कैश मार्केट की थी। एसपी अपैरल्स आज लगता है कि अच्छा करना चलना चाहिए। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज जो मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था, और गैब्रियल इंडिया, शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि वरिंदर स्टॉक्स में भी वरिंदर जी ने ये स्टॉक को दिया था लास्ट वीक शायद, तो मैं गैब्रियल इंडिया, जो कि मैं भी काफी बार वैसे रेकमेंड किया हुआ हूँ, तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, तो गैब्रियल इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म पिक। अब आ जाते हैं पिक ऑफ द वीक में, तो बीपीसीएल मेरा भी पहला नाम आ रहा है मेरे सामने। तो दूसरा गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, एंड तीसरा है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। ये 3 स्टॉक्स को देखा जा सकता है। एक मिनट तीनों स्टॉक वापस बोलो, कौन कौन से हैं? बीपीसीएल है ये जो सिमी जी ने दिया है, और गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, ठीक है। तो 3 स्टॉक हो गए, बीपीसीएल, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज और गरवारे टेक्निकल फाइबर। ये 3 स्टॉक तो हैं आज के लिए जैन साहब की तरफ से। और शुक्रवार को बाजार आज और कल वाले शो में जो जैन साहब ने दिए थे वो 4 स्टॉक आपके लिए, टीवीएस मोटर्स, एसपी अपैरल्स, ये तो हमारा एसआईपी स्टॉक भी रह चुका है। गैब्रियल भी शायद, गैब्रियल या प्रिकॉल, 2 में से एक तो कोई तो रहा था हमारा एसआईपी स्टॉक, मुझे याद नहीं अच्छे से। वी-गार्ड एक और स्टॉक है जैन साहब को पसंद, तो ये ढेर सारे स्टॉक्स हैं। प्रिकॉल रहा होगा, करेक्ट आप बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक रहेगा, ये है आपके लिए बिल्कुल ठीक बात है। आइए बढ़ते आगे, अब पिक्स तो हो चुकी है। कुछ और स्टॉक जो आज रहेंगे एक्शन में, उन पे किया जाए फोकस। सबसे बढ़िया स्टॉक जो आज नजर आ रहा है वो है M&M फाइनेंस। अगस्त महीने के जो आंकड़े हैं, और क्या दमदार आंकड़े हैं भाई, देखिए डिसबर्समेंट 57% बढ़े हैं और कलेक्शन 95% से मंथ ऑन मंथ बढ़कर 97%, यानी कि दमदार आंकड़े आते हुए दिख रहे M&M फाइनेंस के। रिपोर्ट्स भी आई हैं M&M फाइनेंस पे। सिमी जी चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय, कितना बढ़ सकता है? बढ़िया चार्ट है अनिल जी, और मुझे लगता है कि 160-162 के ऊपर स्टॉक अगर आज सस्टेन करेगा तो मिनिमम टारगेट इसका 175 से 180 आता है। तो मेरे ख्याल से M&M फाइनेंस को खरीद कर चलना चाहिए। 160-162 का ही सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के ऊपर ही कल फ्राइडे का क्लोजिंग आया था, तो मुझे लगता है कि 175 से 80 का मिनिमम टारगेट के लिए M&M फाइनेंस को खरीद कर चलना चाहिए। बिल्कुल, तो M&M फाइनेंस पर आप खरीदारी करके चलें, ये है आपके लिए सिमी जी की राय लेते हैं कुछ और काउंटर्स जो एक्शन में दिखेंगे। भारत फोर्ज, इस पर राय दिए जरा अपने कुणाल जी, कैसे देखें? इन्होंने अपना बिजनेस की थोड़ी इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग करी है और ईवी कारोबार अब एक सेपरेट कंपनी में चला जाएगा। कैसे देखें भारत फोर्ज के चार्ट को सर? देखिए चार्ट ठीक ठाक है दीपांशु। हमने शुक्रवार को एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी, उसके बाद वो तेजी कुछ कम पड़ गई और बाद में हमने देखा नीचे आकर स्टॉक बंद हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन का एक दौर चलेगा और कंसोलिडेशन में ये स्टॉक लगभग 740 रुपए नीचे और ऊपर 800 रुपए, तो ये 800 से 740 के 60 रुपए के बैंड में कुछ वक्त बिता सकता है। तो मेरी राय यहाँ पर खरीदारी की नहीं है। जिनके पास है बिल्कुल बने रहें, 740 का एक स्टॉप लॉस रखें और 800 पार होने के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा। तो इन 2 लेवल्स को देखते रहें, 740 नीचे की तरफ, 800 रुपए ऊपर की तरफ। ओके, तो 800 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा भारत फोर्ज के लिए। बंसल जी, इंजीनियर्स इंडिया पर अपनी राय दें। 1040 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन्हें चेन्नई पेट्रो की तरफ से, चार्ट्स क्या कहती हैं? देखिए दीपांशु, चार्ट्स पॉजिटिव है, अच्छी एक्यूमुलेशन में चल रहा है स्टॉक, ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो जाता है, बट जिन स्तरों पर अभी चल रहा है वहां से डाउन साइड कैप्ड है। 70 रुपीज एक मेजर सपोर्ट है, 72 के अराउंड चल रहा है, तो 70 के नीचे की क्लोजिंग के साथ इसे बाय एंड होल्ड करना चाहिए 85 के टारगेट के लिए। ओके, तो 85 का टारगेट रखना है। इंजीनियर्स इंडिया EIL बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखा है। आइए सुमित जी भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो अपनी पिक ऑफ द वीक बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे को लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प पे नजर रखें। हीरो मोटोकॉर्प 2780 2790 के आसपास बाय बनता है। जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग पोजीशन होल्ड करें। नीचे में 2700 2710 का अभी इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में मेरे को लग रहा है 2900 से लेकर 3000 तक के लेवल जल्दी ही कुछ ही दिनों में हीरो मोटोकॉर्प के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक ओवरसोल्ड काउंटर है, एक लोअर लेवल से बाउंस बैक की शुरुआत कर रहा है।
2-3 दिन ही हुए हैं जिसमें इसने बाउंस बैक दिखाने का शुरुआत किया है और कल का कैंडल बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। तो ये चीजों को देखते हुए मेरे को लगता है कि स्टॉक यहाँ से 2900 से लेके 3000 तक के लेवल दिखाने को तैयार है। खरीदारी करें, 2700 का स्टॉप लॉस लगाए। खरीदारी करनी है ना सुमित जी, के नजर ही रखनी है। आपने कहा हीरो मोटोकॉर्प पे नजर रखें, फिर बाद में नजर रखने में क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देखो नजर रखने के लिए मैंने बढ़ जाए तो मैंने बोला था नजर रखना बढ़ गया, और घट जाए तो बोला मैंने बोला था नजर रखना लेने के लिए नहीं बोला था। तो क्या मतलब करना क्या है वो बताओ। नहीं अनिल जी, नजर रख के साथ साथ खरीदना भी है, खाली नजर रख के कोई फायदा नहीं है। ये सक्सेसफुल एडवाइजर का बड़ा फॉर्मूला है, बहुत पुराना, कई दशकों से कई जनरेशन से चलते हुए आ रहा है। जो सबसे बड़े एडवाइजर वही होता है, वो सामने वालों को यही राय देता है कि नजर रखना। बाद में जैन साहब सही है कि नहीं बताइए। मुझे पता था ये मेरे ऊपर बाउंस होगा, ये शुरुआत मैंने की थी, नजर रखनी चाहिए। नहीं बात सही है, बट वो आपने जनरेशन और दशकों से बोला ना, तो मैं तो 1.5 दशक से ही हूँ, 15 साल से ही। हाँ वो जनरेशन वाली बात नहीं है, बट ये नजर रखना आपने एकदम इस डिप्लोमेसी को और इस पूरी चीज को एकदम क्लैरिटी दे दी है। हम लोग बोलते तो है ये बात, बट हीरो मोटोकॉर्प और मैंने आज टीवीएस मोटर्स दिया तो हमारी सिमिलर हो गई आज सुमित जी और मेरी पिक। चलिए बहुत बढ़िया। तो सुमित जी को हीरो मोटोकॉर्प पसंद है और टीवीएस मोटर्स पसंद है जैन साहब को। आइए एक स्टॉक और है जो बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, इस पर ली जाए राय। JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। सिमी जी इसके चार्ट देखिए जरा, एक अच्छी खबर आती दिख रही है। शेयरधारकों ने इनके पावर कारोबार को प्रोमोटर्स की एक ग्रुप कंपनी को बेचने को मंजूरी दी। इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से मामला अटका हुआ था। 7,400 करोड़ की डील है। कई लोगों का ये मानना था कि शायद प्रोमोटर सस्ते दाम में ले रहे हैं और उस हिसाब से डील अटकी हुई पड़ी थी, लेकिन फाइनली डील हो गई। इसका अंदाजा शायद बाजार को था, तभी शुक्रवार को 4% मजबूती के साथ टॉप पर बंद हुआ है ये स्टॉक। और हमारे सेठी साहब लगातार JSPL रिकमेंड भी कर रहे थे। बताएं चार्ट देखकर क्या है राय आपकी। सबसे पहले अनिल जी, मैं वो जो लास्ट टाइम नजर रखना है इसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी देना चाहती हूँ। और नजर रखने में जो कहता है ना, इसमें 2 चीज है। नजर रखने के बाद अगर स्टॉक नहीं चलता है तो सुमित कह सकता है कि मैं तो नजर रखने के लिए कहा था, स्टॉक चला नहीं, नजर रखने के लिए कहा था, चलना जरूरी नहीं है। और अगर स्टॉक चला जाएगा तो सुमित ये भी कहेगा कि मैंने बोला था कि ये चलेगा, तो मैंने तो वो कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। तो वही तो चले ना चले, मैंने तो बाई करना पड़ेगा, दे देती हूँ। मतलब कोई बिना सोच समझ के करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बस उसके बाद बात नहीं होता है। अब रहा सवाल जिंदाल, इसमें एक डिस्क्लेमर लगता है। एक मिनट, जिंदाल स्टील की बात करें उससे पहले एक मिनट, लगता है सुमित जी आज सुबह सुबह आपने उठकर कांच में मुंह देखा है। सबसे पहले अपना ही मैंने इसी बात, सिमी जी मैंने इसी बात पे तो डांट लगाई थी सुमित जी को। सिमी जी ने एक बार फिर से कर दिया। अच्छा चलिए बताइए आप JSPL के लेवल बताइए। आपने डांट लगाया क्योंकि सुमित छोटा है। संजीव जैन जी जब कहा था कि नजर रखने, तब तो अपने कुछ बोले क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है उनका। सुमित का भी तो 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, सिर्फ 10 साल का ही डिफरेंस है। बात तो सही है, आपने पॉइंट आउट किया, उनको छेड़ना था आपको, नहीं तो हम लोगों में सबसे ज्यादा छेड़ते आप बंसल जी को। थैंक गॉड बंसल जी ने इस बार कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कह दिया, नहीं तो आप तो उनको छोड़ के रख देते। ठीक है सुमी जी, अच्छा बताइए JSPL के आपके टारगेट्स जी। देखिए अनिल जी, सबसे पहले इसमें डिस्क्लेमर ये है कि JSPL में मैंने 1 महीने पहले मेरे क्लाइंटों को दिलवाया था। अब जब दिलवाया था तब तो दिलवाया था 430 435 के आसपास, तब भी मुझे लगा था कि स्टॉक में बहुत ही अच्छा मोमेंटम आने वाला है, स्टॉक एकदम 470 से 480 तक चला जाएगा। पर सेफ है क्योंकि स्टॉक सब डिलीवरी उठाए थे और अभी होल्ड कर रहे हैं। अब फ्राइडे का जो क्लोजिंग आया उसके बाद से मुझे लग रहा है कि शायद इसका बॉटम बन गया है। अब JSPL स्टॉक है इसलिए मैं बहुत ज्यादा मतलब रिस्क नहीं लेना चाहती, पर ये मैं कहूंगी कि मेरे पास जो 50 डेमा है वो करीब करंट भाव से 2-3 रुपया ऊपर है। 395 नहीं 399 आ रहा है, 97 आ रहा है। 397 के ऊपर चलना पड़ेगा और अगर चलता है तब ये रुकेगा नहीं। जिस जगह पे हम लोग फंसे थे 425 से 430 के आसपास मेरे क्लाइंट्स फंसे थे,
उस जगह पे ये जाएगा। हो सकता है इस वीक जा सकता है, पर 397 से 399 का हार्डल क्रॉस करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। और 420-30 का रेंज अगर पार करेगा तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं ये वॉच रखने के लिए कहा था 1 महीने पहले, मैंने दिलवाया था 470 का टारगेट था। अब 1 हफ्ते में 470 का टारगेट आ गया है, 1 महीने में ही आ गया है, जो मैं भी कह सकती हूँ। पर ये बात सही है कि स्टॉक में मेरे क्लाइंट्स फंसे हैं 430-420 के आसपास। के लिए जेएसपीएल पर आए।